इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। जो पहला चैप्टर था पावर शेयरिंग वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी देख लेना। पावर शेयरिंग में हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखा था, किस किस तरह से जो पावर होती है वो बांटी जा सकती है। ये लास्ट टॉपिक था। उसके अंदर हमने 4 ग्रुप पढ़ा था। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज में, एंड चौथा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड थोड़ा सा स्कीम्स वगैरह में ये दिया जाता है। तो हमने जो हॉरिजॉन्टल देखा था वो देखा था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो वहीं तक था। जो सेकंड पावर था ना, जिस तरह से सेकंड तरीके से पावर शेयर होती है वो था वर्टिकल। वर्टिकल क्या कहता है कि जो टॉप पे होगा उसके पास सबसे ज्यादा पावर रहेगी, एंड जो सेकंड नंबर पे आएगा उससे थोड़ी कम, एंड थर्ड पे ऐसे से करते करते वो कम होती जाएगी। तो ये होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और इसको फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। ये कहाँ देखा जाता है? ये गवर्नमेंट सिस्टम में देखा जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, जो दोनों ही एक ही नाम है, कभी कभार कंफ्यूजन होता है। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एक ही होता है, दोनों की नाम है, तो उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट, एंड अगर किसी किसी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट भी होती है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी है। तो इस तरीके से सेंट्रल के पास सबसे ज्यादा होती है, स्टेट के पास थोड़ी कम, उससे कंपैरिजन में लोकल के पास थोड़ी और कम। तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है। तो उसी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे बेस्ड है ये पूरा का पूरा चैप्टर फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि उस मेथड को, वर्टिकल पावर शेयरिंग को फेडरल पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। फेडरल वर्ड से फेडरलिज्म आया है। अब हमने देखा था, ये देखो, इसमें हमको बस इतना बताया कि बेल्जियम में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था। देखा, उस चैप्टर का रीकैप वापस इस चैप्टर में आया है। बेल्जियम में क्या हुआ था, उन्होंने एक अच्छा कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली थी, जिससे सब लोग खुशी खुशी रहने लग गए। इतनी अच्छी उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई थी कि वो जो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स था उसको यूरोपियन यूनियन का सेंटर भी बनाया गया था। बट श्रीलंका, वहां पर आपने देखा सिनेला कम्युनिटी ने मेजोरिटेरियनिज्म नाम की कोई पॉलिसी को अपनाया, जिसमें सिनेला लोगों ने अपनी डोमिनेंसी को दिखाया, और तमिल लोगों को इतनी राइट नहीं दी गई। क्रिश्चियन लोग भी वहां पर थे 7%, उनको भी इतनी राइट्स नहीं दी गई, जिसके कारण वहां पर सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर की डेफिनेशन थी फाइट बिटवीन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर रहने वाली ही दो कम्युनिटीज में जब लड़ाई हो जाती है, एंड वो लड़ाई इतनी वॉयलेंट हो जाती है कि वो वॉर जैसी लगने लगे। ठीक है, तो ये होता है बेल्जियम एंड श्रीलंका। नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता क्या है वो बताया गया है। फेडरलिज्म, जैसा मैंने बताया, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। देखो, सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट इसलिए यहाँ पर यूज करा गया है बिकॉज ये स्पेसिफाई नहीं होता कि कितनी, या तो किसी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, किसी किसी में सेंट्रल एंड स्टेट होती है, किसी किसी में सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल होती है। दैट इज वाई यहाँ पर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बोला गया है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल अथॉरिटी बोला जाता है। व्हाट इज फेडरलिज्म, डिफाइन फेडरलिज्म क्वेश्चन आता है, तो यू डायरेक्टली हैव टू राइट दिस आंसर। फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली 2 लेवल्स होती हैं, कहीं कहीं पर थर्ड हमारा लोकल गवर्नमेंट भी आ जाता है, बट मेनली मेजर 2 लेवल्स होती है हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लिया जाए, गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल, ये यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होती कॉमन नेशनल, कॉमन यानी कि पूरे देश की, देश में जो कॉमन मुद्दे हैं उसके बारे में डिसीजन मेकिंग, लॉस मेकिंग, पॉलिसीज मेकिंग का काम करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है ना, ये जो है ना हमारी, मतलब डिफाइन कर देते हैं, गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ दियर स्टेट्स। बिल्कुल, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है ना, ये हाँ, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती है वो अपनी स्टेट का ध्यान रखती है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट से मतलब होता है, उनकी फंक्शनिंग एंड उनकी पूरे उनके बारे में ध्यान रखती है। एंड these both level enjoy their power independent of the other। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इंडिया का ध्यान रखती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली किसी स्टेट का होता है, जैसे एमपी की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, अलग अलग जो रहती है ना, वो अलग अलग स्टेट सिर्फ उनकी स्टेट की गवर्नमेंट का
ध्यान रखती है, मतलब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उनकी स्टेट्स का ध्यान रखती है। ये कोई ऐसा चार्ट है जिसमें बताया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ देखी जाती है। जस्ट नॉट वर्किंग। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो जो रेड कलर का पोर्शन है वो फेडरल है, जैसे हमारा रशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड हमारा यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह फेडरल है। तो फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, इन दोनों में मेजरली क्या डिफरेंस होता है। फेडरल गवर्नमेंट में जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, कहीं कहीं लोकल भी होती है। कितनी 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो मैंने यही बता दी। बट ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ पर ओनली वन गवर्नमेंट होती है जो कि सेंटर होती है। मेजर डिफरेंस समझ आया। चलो अब इससे रिलेटेड दूसरे फंक्शंस हम खुद ही डिफरेंस बना लेंगे। मेजर डिफरेंस देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। फेडरल गवर्नमेंट में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। यानी हमारे यूनिटरी में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल होती है, बस पहली। ठीक है, और आप खुद ही अब इससे देखना सारे 4 डिफरेंस बना लोगे। पहला क्या, फेडरल सिस्टम 2 मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, इसमें 2 और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है। ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, कभी कभार हो सकती है, बिकॉज ये देखो, अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, मेजरली सेंट्रल होती है एंड इसने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज बनाए रखी होती है कि वो स्टेट्स में भी काम कर सके। स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर्स फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू सेंटर। बिल्कुल, हमारा सेंटर, स्टेट एंड लोकल, इनके पास अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर है। ये चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम फॉलो नहीं करते। चैप्टर 1 में याद दिला दिया। पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग फॉलो करता था वो नहीं देखा, तो वो पहले देख लो। फर्स्ट चैप्टर नहीं देखोगे तो भाई सेकंड चैप्टर कैसे समझ आने वाला है, तो इसलिए। एंड हमारा जो स्टेट का है ना, वो सेंटर का कोई ध्यान नहीं रखेगा, स्टेट लोकल का कुछ नहीं करेगा। स्टेट जो भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स को देखेगा। बट वहां तो स्टेट होता ही नहीं है। नेशनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, वहां तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी के पास सारी पावर्स होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट पे कोई भी ऑर्डर चला दे तो वो चुपचाप नहीं मानने लगेगी, इसलिए उसके पास खुद का सोचने समझने खुद की पावर्स होती है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया लोकल गवर्नमेंट को, या लोकल गवर्नमेंट यानी कि उसकी कोई अथॉरिटीज को, जो भी उसने डिपार्टमेंट्स बना रखे, तो वो उनको चुपचाप मानने पड़ेंगे। गवर्नमेंट एट एनी लेवल आर आंसरेबल टू पीपल। बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी आपको फाइल करना हो गवर्नमेंट में, और अगर आपने डाला तो वो आपको आंसर करेगी। बट यूनिटरी गवर्नमेंट बिल्कुल भी पीपल को आंसर नहीं करती। एंड ऐसा नहीं है कि अगर हम हमारे इंडिया में देखा जाए तो हम गवर्नमेंट से कुछ भी पूछेंगे वो उसकी जानकारी दे देगी। हम कभी कभार कुछ भी फाइल करते हैं गवर्नमेंट में, उसके आंसर को आने में 1-1 साल लग जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जहाँ पे फेडरल सिस्टम है वो है हमारा इंडिया एंड यूएसए, जहाँ यूनिटरी सिस्टम है वहाँ है श्रीलंका एंड चाइना। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीधे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिख कर आना है जो मैंने यहाँ पे लिखे, 2nd, 3rd, 4th एंड हमारा 5th एंड 6th। ठीक है, 6 पॉइंट्स है। आई थिंक 7 पॉइंट्स हैं। देर आर 2 या फिर मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, मैंने समझा दिया भाई, हर जगह CHL, ये तो आप याद ही कर लो। ठीक है, तो 2 से ज्यादा गवर्नमेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, टायर्स या फिर टीयर्स, जो भी बोला, टीयर्स ज्यादा सही है। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कितने एरिया में गवर्न करेगी। ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये कितने एरिया को गवर्न करेगी। ये लोकल गवर्नमेंट है, ये कितने एरिया का ध्यान रखेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया होल कंट्री, पूरा का पूरा कंट्री देखती है। स्टेट गवर्नमेंट उसकी पर्टिकुलर स्टेट या फिर प्रोविंशियल, स्टेट को प्रोविंशियल भी बोला, प्रोविंस भी बोला जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट उनका लोकल एरिया, गांव हो गया वगैरह वगैरह को देखेगी। तो ज्यूरिसडिक्शन ये लिखी, डिफाइन द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। एक ऐसा एरिया जिसमें समवन यानी कि गवर्नमेंट है जिसके पास लीगल अथॉरिटी है। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ध्यान रखो, जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात हो रही, कितने एरिया में वो काम करेगी। तो बिल्कुल जितनी भी गवर्नमेंट है वो सभी लोगों को गवर्न करती, बट उनका ज्यूरिसडिक्शन का एरिया अलग अलग है। जैसे मैंने बताया, सेंट्रल पूरे इंडिया को करेगी, एंड हमारा स्टेट जो है पर्टिकुलर स्टेट को करेगा, एंड हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल यानी विलेजेस में करेगा।
द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको ये जुरिस्डिक्शन बताता कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जितना उनका एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन्ड है। दस एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। बिल्कुल वो ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही कि मैं तो पूरे कंट्री को कर रही हूँ। किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि क्या आप क्यों ऐसा कर रहे हो, पूरे कंट्री पे गवर्न क्यों? भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गारंटी है, मेरे पास पूरी राइट है कि मेरे को पूरे सेंट्रल मतलब पूरी कंट्री पे मेरे को गवर्न करना है, उनके जवाब देने, लोगों के पॉलिसीज बनानी है। द फंडामेंटल प्रोविजंस एंड द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड। बहुत अच्छा। अगर आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी चेंज लाने हैं तो यूनिलेटरली यानी कि अकेले कोई टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द गवर्नमेंट। अकेले कोई भी गवर्नमेंट चेंजेस नहीं ला सकती पूरे क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके लिए तीनों गवर्नमेंट का साथ होना जरूरी है। और बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स। बोथ द लेवल्स क्यों बोला गया? क्योंकि मेजरली अगर आप कोई फेडरल कंट्री की बात करते हैं तो वहां सिर्फ और सिर्फ सेंटर और स्टेट होता है। बट हमारी इंडिया जो है वो हाईली पॉपुलेटेड है और वहां पे बहुत सारे विलेज एरियाज हैं। दैट्स वाई वी नीडेड टू मेक द लोकल गवर्नमेंट। फिफ्थ में देखेंगे कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल कोर्ट्स के पास पूरा अधिकार है। कोर्ट्स यानी जुडिशरी। जुडिशरी यहाँ से थोड़ा हट के आता है क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट्स की बात कर रहे थे, अभी जुडिशरी कहाँ आ गया बीच में। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसलिए जुडिशरी आया है क्योंकि सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है इसके बीच में जुडिशरी इनको मॉनिटर कर सकता है। ये जो है ना बिल्कुल उन पर ध्यान रखता है। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर ऑफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के कुछ बीच में डिस्प्यूट्स नहीं हो रहे। समझ लो ये घर के पेरेंट्स है, ये जो छोटे बच्चे हैं इनके बीच में अगर कुछ भी लड़ाई हो गई तो पेरेंट्स ध्यान रखते हैं कि किस तरह से कोई लड़ाई ना हो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज इंश्योर्ड। फाइनेंशियल यानी कि पैसा, ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा एंड लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। कोई भी दूसरी लोकल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं ले सकती। दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। मतलब तीनों के तीनों गवर्नमेंट किस तरह से पैसे कमाएंगे इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड एंड उसी तरीके से गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है। देयर इज नो अदर वे। Sources of revenue for each level of government are clearly specified. Dual objectives, ये 7th point है, यहाँ पर 6th हो गया है, but आप you can change that it is 7th point. डू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट्स जो है ना वो 3 टाइप की गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई है जिससे हमारे देश में यूनिटी बरकरार रहे, सिटीजन्स के मन में यूनिटी की भावना जगे। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल यानी कि रीजन में इतने सारे टाइप के लोग हैं, इतने सारे टाइप के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न नहीं कर पा रही थी। दैट्स वाई देयर वाज अ नीड टू फॉर्म द हमारा स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसके कारण उन लोगों को रीजनल डाइवर्सिटी को ढंग से चलाने के लिए हमारे गवर्नमेंट बनाए गए हैं। आगे आएंगे आइडियल फेडरल सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। मतलब हमने अभी तक देख लिया फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसमें अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स को पावर दी जाती है हाईएस्ट एंड लोएस्ट तक की, ठीक है। तो एक आइडियल यानी उसको ढंग से कैसे चलाया जाए। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, बिल्कुल अगर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल के बीच में कोई म्यूचुअल ट्रस्ट ही नहीं है, एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करता, ना सेंट्रल स्टेट को ट्रस्ट करता है ना स्टेट सेंट्रल को, तो अब अच्छे से गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, बिल्कुल सब अग्री करते हैं ताकि वो साथ में काम कर सके। दीज आर, ये देखो ये नॉर्मल सा कॉमन सेंस की बात है कि आइडियल फेडरल सिस्टम तभी हो पाएगा जब तीनों गवर्नमेंट के बीच में ढंग के रिलेशंस होंगे, ट्रस्ट करेंगे एंड वो सबके सब साथ में काम करने के लिए अग्री करते हैं। टाइप्स ऑफ फेडरल, अब देखो हमने यूं तो देखा है हमारी फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में हमने देखा कि जहां पर सेंटर, स्टेट एंड लोकल मतलब गवर्नमेंट अलग अलग भागों में डिवाइडेड हो या फिर अलग अलग तरीके, अलग अलग सबऑर्डिनेट्स हो। बट यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी एंड ये हमने 2 चीजें पढ़ ली। बट अब आपको फेडरल गवर्नमेंट के भी टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे जो है हमारे कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। यहाँ से 3 नंबर का डिफरेंशिएशन बिल्कुल पूछा जाता है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर का। बहुत बार आया हुआ है बट उसके पहले भी एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हो, देख लो। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अदर। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। एक भले आपके कोई कंट्री में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हो बट कितनी पावर है सेंट्रल के पास एंड स्टेट के पास, ये अलग कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे हमने बेल्जियम का केस पढ़ा था, बेल्जियम में भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट थी बट हमने देखा था कि बेल्जियम ने क्या करा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप अपने पावर्स
स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। क्यों? ताकि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स इक्वल हो जाएं, इसलिए वहां पर देखो ऐसा हुआ। बट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। बिल्कुल हिस्ट्री से चला आ रहा है बहुत पहले से, अगर हमने बना दिए हैं लॉज और सारी पावर्स हमने लिख दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वही चलते आएंगी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, मैंने बता दिया, इनको रूट्स भी बोला जाता है। दो तरीके, रास्ते, रूट्स यानी रास्ते होते हैं जिस तरीके से आप फेडरेशंस को फॉर्म, ध्यान से पढ़ो, फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म, किस तरह से फेडरल कंट्री बनी, फॉर्मेशन, या तो कमिंग टुगेदर। अब नाम में सुना जा रहा है कमिंग टुगेदर यानी कि साथ में आना, एंड होल्डिंग टुगेदर यानी कि पहले से ही साथ में अब उनको होल्ड करके रखना है, ठीक है। कमिंग टुगेदर में सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए का। यूएसए में क्या हुआ था, डिफरेंट स्टेट्स थी, अलग अलग स्टेट्स थी, इंडिपेंडेंट थी। अब उनने सोचा हम छोटे छोटे टुकड़े में रहने से अच्छा हम साथ में मिलकर खुद का कंट्री बना लें, मतलब हम कमिंग टुगेदर, यानी कि यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स थी, पहले से ही इंडिपेंडेंट थी, बट उन लोगों ने साथ मिलके आने का फैसला लिया एंड उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। यानी कि साथ में आना, कमिंग टुगेदर, नाम में ही समझ में आ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट को समझो ताकि पूरा अपन डिफाइन भी बना सके। होल्डिंग टुगेदर में क्या हुआ था, जैसे कि हमारे इंडिया में पहले से ही स्टेट्स मौजूद थी, ठीक है, अगर भले थोड़ी बहुत, अगर हमारा प्रोविंस भी थी, प्रोविंस वो होती थी जहां पर राजा लोग जो होते ना वो राज करते थे, बट उनसे भी हमने बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं बातचीत करके, उनसे नेगोशिएशंस कर करके हमारा यूनाइटेड इंडिया को बनाया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन यूनाइटिंग द इंडिया, एंड इसके कारण हमारे पास स्टेट्स पहले से ही थी, उनको हमने होल्डिंग टुगेदर यानी कि साथ में जोड़कर रखा एंड इंडिया को भी एक फेडरेशन बनाया। अगर स्टेट्स पहले से इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, उनको कमिंग टुगेदर यानी साथ में लाया, एंड होल्डिंग टुगेदर में स्टेट्स पहले से थी, बस उनको साथ में होल्ड करके रखा। कमिंग टुगेदर की डिफाइन पढ़ो, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि देखो मैंने जो बोला, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, अपने आप को बड़ा करने के लिए। बट होल्डिंग टुगेदर, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड द पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। बिल्कुल, अगर आप फिर देखो जब सारी की सारी स्टेट्स साथ में आ जाएंगी तो सारी की सारी स्टेट्स को पावर देनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर देनी पड़ेगी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर पहले से ही रहती है। ऑल द वापस कमिंग टुगेदर, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। बिल्कुल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है, जितनी भी अगर आप कमिंग टुगेदर में स्टेट्स देखोगे ना, सभी के पास इक्वल पावर होती है। बट हमारा जो होल्डिंग टुगेदर है, सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। वापस कमिंग टुगेदर पे आओ, द मेन एम ऑफ दिस फेडरेशन इज टू पूल देयर सोवेरेनिटी एंड मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। देखो मेन उनका काम ही ये था, वो कमिंग टुगेदर साथ में आए ही क्यों, ताकि वो बिगर यूनिट बना पाए और अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना पाए। बट हमारा मेन एम क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पूलिंग सोवेरेनिटी एंड मेंटेनिंग आइडेंटिटी। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को अपनी खुद की आइडेंटिटी का कुछ वो नहीं होता, सब सेपरेट स्टेट्स में रहते हैं एंड अपने स्टेट्स में अपने कल्चर को एंजॉय करते हैं एंड अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं। कमिंग टुगेदर में हमको हमारा एग्जांपल है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, होल्डिंग टुगेदर में इंडिया एंड बेल्जियम। व्हाट मेक्स एन इंडिया अ फेडरल कंट्री, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, तो आपको आंसर के पहले शुरुआत तो इस तरह से करना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगली ऐसा नहीं कहता कि हमारी कंट्री फेडरल है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी चीजें उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं इंडिया फेडरल है। पहली चीज तो यही कि हमारी कंट्री में सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है और हम तीनों में पावर बांटते हैं, यही चीज फेडरलिज्म होती है। तो इसी चीज से प्रूफ हो जाता है कि इंडिया फेडरल कंट्री है, बट पता नहीं क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा। बट हमको ये क्वेश्चन में पहले ये पॉइंट मेंशन करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डजंट क्लियरली से दैट इंडिया इज फेडरल, बट फिर उसके बाद लिखेंगे बट वी कैन से दैट बिकॉज, एंड यहाँ से आंसर शुरू करना। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। सभी को पता है वो कौन सी गदर मूवी थी, उसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो पार्टीशन के टाइम पे खून खराबा हुआ था वो सब। Soon after independence, several princely states became a part of the country। बिल्कुल, princely states जहाँ पर राजा राज करते थे उनको भी हम हमारे इंडिया में लेकर आए। The constitution declared India as a union of states। बिल्कुल, इसी के कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको फेडरल नहीं कहता, हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, अलग अलग स्टेट्स को साथ में रखने वाला, होल्ड टुगेदर करने वाला, ऐसे ही हमारी कंट्री है। बट इसलिए द वर्ड फेडरल
फेडरलिज्म इज नॉट यूज्ड, बट द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। बट हमारा जितना भी पूरा इंडिया है ना, वो जितने भी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स है ना, उसी पे खड़ा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? अच्छी तरीके से सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका आंसर आप लिखोगे व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल दैट आर यूनियन या फिर सेंट्रल, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत एट द लोअर लेवल। बिल्कुल, ये जो म्यूनिसिपैलिटी एंड वगैरह वगैरह जो है ना, ये हमको आगे भी डिस्कस करना है, ये लोकल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। जब आपके पास हायर गवर्नमेंट, लोअर गवर्नमेंट होती है और आप उसमें पावर्स को शेयर करते हो, तो वो फेडरलिज्म कहलाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड हमारा विलेज लोकल गवर्नमेंट। अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट के भी सब टाइप्स होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड ग्राम पंचायत। एंड हमारा जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, उसके भी सब टाइप्स होते हैं, ग्राम पंचायत एंड हमारा उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद ग्राम सभा, जो अलग से टॉपिक है वो उसका टाइप नहीं होता। हाँ, हमारा पंचायत समिति एंड उसके बाद जिला परिषद, ये तीनों अच्छे से 6 टाइप से कुल मिला के, 6 को ढंग से पढ़ना है। If we consider the features of federalism studied above, all of them applies to our country। बिल्कुल, अब ये पॉइंट्स आप लिख कर आओगे कि हमारे इंडिया फेडरल क्यों है। इंडिया के पास 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है इनिशियली। क्या लिखा है? इनिशियली, जब जैसे हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम, बट लेटर एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड करा, जिसके अंदर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज थी, यानी कि वो कहना चाह रहे लोकल गवर्नमेंट को ऐड कर दिया। डिफरेंट टीयर एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। बिल्कुल, जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है उनका ज्यूरिसडिक्शन अलग है। ज्यूरिसडिक्शन क्या था पहले ही बताया, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। द एरिया या फिर पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया वेयर समवन हैज द अथॉरिटी और द पावर। समवन कौन? गवर्नमेंट। ऐसा इलाका जहां पर गवर्नमेंट के पास पावर हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन एरिया क्या हो गया? पूरा कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन पर्टिकुलर स्टेट। लोकल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन पर्टिकुलर सिटी या फिर विलेज। The Constitution also clearly lays down threefold distribution of legislative powers। बिल्कुल, इन सेंटर के पास कितनी है, स्टेट के पास कितनी है, लोकल के पास कितनी पावर है, ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बिल्कुल, अब आता है हमारा यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। तीनों लिस्ट के बारे में एक साथ पूछ लेंगे इकट्ठा 3 नंबर में, या फिर पर्टिकुलर को डिस्क्राइब करने का भी आ सकता है। देखो, मेन आपको ये समझना है कि यूनियन लिस्ट जो होती है ना, वो ओवरऑल कंट्री से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस करती है। स्टेट लिस्ट पर्टिकुलर नाम में स्टेट है, तो स्टेट के मैटर को डिस्कस करती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना, वो छोटे मोटे मैटर्स जो कि यूनियन एंड स्टेट लिस्ट नहीं संभाल सकती, वो कॉन्करेंट लिस्ट करती है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, कंट्री का डिफेंस यूनियन देखता है। फॉरेन अफेयर्स, हमारा फॉरेन अफेयर्स यानी ग्लोबलाइजेशन भी बोला जा सकता है। फॉरेन सिटी के साथ हमारे क्या रिलेशन है, यूनियन लिस्ट मेंटेन करती है। बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन एंड करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, करेंसी एंड कम्युनिकेशन का भी काम यूनियन लिस्ट करती है। क्यों? ये इसी का बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई। तो इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाई द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कम अंडर यूनियन लिस्ट। तो देखो, नॉर्मल सी कॉमन सेंस से लिखकर आ जाना, क्योंकि हमको ओवरऑल जो हमारी कंट्री में जो पॉलिसीज बनाई जाती है या फिर कंट्री में डिसीजंस लिए जाते हैं, जो पूरे ओवरऑल कंट्री पे इंपैक्ट डालेंगे, तो वो यूनियन लिस्ट का काम होता है। क्योंकि यूनियन लिस्ट जो है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का सॉरी, ये इसके अगला पॉइंट लिखा है, कौन लॉज बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो यूनियन गवर्नमेंट को पता होता है अच्छे से कि कंट्री की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। दैट्स वाई उसमें एक्सपर्टीज होती है उसकी, दैट्स वाई वो हमारा पूरा कंट्री के लिए बनाया जाता है। स्टेट लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट जो है ना, पर्टिकुलर स्टेट की मैटर्स या फिर सब्जेक्ट्स पे डील करती है, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब ये क्या है, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में कौन लॉज बनाता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाता है। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना, कॉमन सब्जेक्ट्स पे डील करता है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। बिल्कुल, अगर हमारा जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो हमारा यूनियन गवर्नमेंट उसको सॉल्व कर देता है। Who can
हु कैन मेक लॉज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बिल्कुल कॉन्करेंट लिस्ट। हमने ये तो देखे यूनियन लिस्ट के लॉज जो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट के लॉज स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट के लॉज कौन बनाएगा, उसमें दोनों यूनियन एंड स्टेट लिस्ट लॉज बना लेंगे। अब आते हैं हमारे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब उन्होंने बना दी थी यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गई, काम भी ढंग का चल रहा था। बट अब ये तीनों लिस्ट बनाने के बाद भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट आने लग गए जिसपे भी लॉज बनाना जरूरी था, बट ये उस समय ऐड नहीं करे, तो ये हमने रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बना दिए गए। जैसे कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था हमारा, 26 नवंबर 1949 को, बट अडॉप्ट उसको करा था 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्शन क्यों उस तारीख को हुई थी वो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, क्योंकि हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, बट बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा क्योंकि सब नाराज बैठे थे कांग्रेस से, दैट इज वाई। बट अभी यहाँ पर आते हैं, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने 1950 में बनाया था। उस समय कहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इतना ई कॉमर्स चलता होगा, बिल्कुल भी नहीं चलता था। दैट इज वाई उन्होंने यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बढ़िया बना रखी थी। बट बाद में हमारी गवर्नमेंट को फील हुआ कि ये सारे सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है जिसके लॉस बनाने चाहिए। दैट इज वाई उन्होंने रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बनाए, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वो, एंड जो इस पे अब लॉस कौन बनाएगा ये भी दिमाग वाली बात है, इसमें आपकी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉस बना सकती है। आगे बढ़ेंगे। नॉट ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव आइडेंटिकल पावर्स, बिल्कुल हमारी कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल पावर्स दी है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। क्यों दिया गया है ये डिपेंड करता है, या तो हमने किसी को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, बना दिया है, और कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल पावर दी है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, इनको हमने स्पेशल पावर्स दी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371। याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पावर दी है कि इन स्टेट्स में कोई भी बाहर रहने वाला बंदा अपनी जमीन नहीं खरीद सकता। क्यों? वहां का कल्चर, ट्रेडिशन, फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। नहीं तो बाहर से कोई भी आएगा, अपने उसने जमीन खरीदी, वहां होटल बना दिए पेड़ काट के, एंड इसके कारण वहां का वाइल्ड लाइफ और पूरा उनका सब कुछ खराब हो जाएगा, वो स्टेट्स का जितना भी उन्होंने जिसके लिए फेमस है। दैट इज वाई उनको वो आसाम में रहने वाला इंसान ही जमीन खरीद सकता है। यह आर्टिकल 371 कहता है, कोई भी बाहर का नहीं आ सकता। ये उन्होंने बनाए गए। कौन कौन सी स्टेट्स याद रख लो, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल एंड मिजोरम। एंड these special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights, बिल्कुल मैंने जैसे बताया, देयर कल्चर, बिल्कुल इन कल्चर को बचाने के लिए। इंडिया हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ये समझा दिया, आगे बढ़ेंगे। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are too small to become an independent state, but this could not be merged with any of existing states. बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया। देखो, यूनियन टेरिटरीज की डिफाइन दी गई है, ये इतनी छोटी नहीं होती कि इनको शहर बोल दिया, सॉरी, हाँ ये इतनी छोटी नहीं होती कि ये स्टेट्स बन जाओ, इतनी बड़ी नहीं। यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं जो इतनी छोटी नहीं होती जो उनको सिटीज बोला जाए, और ये इतनी बड़ी भी नहीं होती जिनको स्टेट्स बोला जाए। दैट इज वाई ये बीच में आती हैं, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी का स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है। इन पे कौन लॉज बनाता है, कौन देखभाल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे देखभाल करती है। यहाँ पे कोई ज़्यादा, इसके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दिल्ली वगैरह। एंड दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, बिल्कुल स्टेट्स की पावर इसके पास नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पूरी पावर होती है इनको रन करने की। हाउ टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में थिंग्स बोर्ड्स में बहुत बार रिपीट हुआ है कि देखो हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत सही है, अच्छा चल रहा है, सब लोग खुश हैं, बट अगर किसी को यहाँ पर फिर भी चेंजेस लाने हैं तो कैसे करेंगे। पहले हिंदी भाषा में देखो समझा देता हूँ, दो चीजें इसमें करनी पड़ेगी। पहली चीज है कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर क्या आती है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों के दोनों जो है ना उनको हाँ करनी पड़ेगी, मेजॉरिटी उनमें हाँ करनी पड़ेगी कि हाँ हमको पावर शेयरिंग सिस्टम में चेंज चाहिए। सेकंड, जो हमारी इतनी सारी 28 स्टेट्स है ना उसमें से हाफ को, एटलीस्ट हाफ को भी बोलना पड़ेगा कि हाँ हमको पावर शेयरिंग सिस्टम में चेंजेस चाहिए, तो हम पावर शेयरिंग सिस्टम में जो भी चेंजेस चाहिए वो कर सकते हैं। आज तक तो हुआ नहीं इंडिया के इतिहास में, बट अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा
तो ये दो चीजें लगेगी अगर आपको अपना हमारी कंट्री को अपना पावर शेयरिंग सिस्टम को चेंज करना, उसमें कुछ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट। इसके लिए दो स्टेप लगेगी। पहला, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, बिल्कुल मेजोरिटी भी कितनी होनी चाहिए, 2/3, and then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। आगे बढ़ेंगे। रोल ऑफ जुडिशरी, बिल्कुल हमने अभी यहाँ पे देखो जुडिशरी हर जगह अपनी जगह बना लेता है, उसका भी हमको रोल पढ़ना पड़ेगा। आप देखो हमारी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल है, अगर इन तीनों के रिलेशंस के बीच में भी कुछ भी डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं तो जुडिशरी उनकी हेल्प करती है ताकि वो अपने रिलेशंस को सही कर पाए। ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंट, हाँ यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि देखो गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी, सब कुछ वेलफेयर लोगों के लिए कर दिया, बट वो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है, उसको चला दी गवर्नमेंट ने, बट उसको किस तरह से काम चल रहा है उसकी ओवरसीइंग करना वो जुडिशरी का काम होता है। अगर आपकी डिवीजन ऑफ पावर जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में अगर कुछ भी लड़ाई हो जाए तो जुडिशरी उसमें सॉल्व करेगा मैटर को। यहाँ पे हाईएस्ट आएगा, द हाईएस्ट कोर्ट stands at the lead of states judicial administrations। Where does the government get the money to do welfare in state? बिल्कुल गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, ताकि वो अपना इतना सारा अच्छा भला कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आता है। सिंपल सादा तीन लेटर्स का शब्द है टैक्स। टैक्स जो है हमारी गवर्नमेंट लेती है जिसके पास उससे सारा पैसा आता है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस। अलग अलग टाइप का टैक्स होता है हमारे कंट्री में, सभी लोगों को पता है। दिस हेल्प देम टू कैरी आउट दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये सिंपल सा 2 पॉइंट में लिख के आ जाना। वो उनके पास यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास बिल्कुल उनकी खुद की पावर्स होती है जिससे वो स्टेट ले सकती हैं, स्टेट क्या ले सकती, टैक्स ले सकती हैं, एंड ये टैक्स का वो यूज करती हैं गवर्नमेंट वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर करने के लिए, लोगों की वेलफेयर पॉलिसीज और स्कीम्स बनाने के लिए। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, किस तरह से फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज दैट नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। दिस इंश्योर्ड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, for living together became shared ideals in our country। सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन आएगा कि फेडरलिज्म इंडिया में चल कैसे रहा है। इंडिया में चल रहा है बिकॉज हमारे इंडिया के जो मेजर लोग हैं वो इससे सेटिस्फाइड हैं। फेडरलिज्म जो चल रहा है उससे लोग खुश हैं, ढंग से काम चल रहा है। यही फेडरलिज्म की स्पिरिट होती है कि वो जहाँ पर भी हो वहाँ पर लोग खुश रहें, लोग उससे सेटिस्फाइड रहें। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, बिल्कुल हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, सभी लोगों को पता है, पूरा ज्योग्राफी बेस्ड है डाइवर्सिटी के ऊपर। डाइवर्स डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियाज इन आवर कंट्री। ये देखो हमें सब लोगों को साथ में रहना है, इसके लिए हमको साथ में रहने के लिए कोई एक हायर अथॉरिटी चाहिए जो हमको गवर्न कर सके। दैट्स वाई वी नीड द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट को भी हमको इतने सारे लोगों को क्या करना है, गवर्न करना है, तो एक अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए स्टेट एंड लोकल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता कि इंडिया के कोई पर्टिकुलर गांव की ये वाली सड़क टूट गई है कि नहीं। दैट इज वाई वी नीड द लोकल गवर्नमेंट, ताकि हम लोकल गवर्नमेंट को जाके शिकायत दर्ज कर सकें कि ये रोड खराब है, इसका कोई मरम्मत कराई जाए। दैट इज वाई हमें जो हमारी इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज फर्स्ट अ मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सिंस 1947 से 2020 नंबर ऑफ ओल्ड स्टेट्स वेनिस्ड एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। बहुत अच्छा है, हम सभी को पता है पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, उनको अलग करा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एक था, उनको अलग करा। इस तरीके से हमने बहुत सारे 1947 से 2020 तक हमने बहुत चेंजेस लेकर आए हैं हमारे स्टेट्स के स्ट्रक्चर में। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स। मेजर कारण यही था कि जो सेम लैंग्वेज बोली जाती है ना लोगों की, वो सेम स्टेट में रहें। जैसे गुजरात में मेनली गुजराती लोग, महाराष्ट्र में मराठी लोग, एंड और नीचे उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कर्नाटका में कन्नड़ और बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री में। तो मेजरली जो स्टेट्स का डिवीजन हुआ वो यही देख के हुआ कि कौन से एरिया में कौन सी भाषा
बोली जाती है एंड उसी भाषा से उस स्टेट का नाम भी पड़ गया। तो इसी के कारण पहले लिंग्विस्टिक स्टेट से हमारा जो इंडिया मेजॉरिटी मतलब इंडिया की स्टेट्स का बनने का मेजर कारण उसकी भाषाएं थी। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी, बिल्कुल। एंड कुछ स्टेट्स जो थे ना उनके कल्चर को देख के बनाई गई, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी। ये स्टेट्स इंक्लूड करते हैं नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यू है ये कि कौन सी स्टेट्स बनी थी कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी को देख के। लाइक हमारी नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। हमारा जो 10th क्लास का मिड टर्म हुआ था सोशल में, उसमें सेम एमसीक्यू उठ के आया था, जिसमें ये था एंड आई थिंक सो ऑप्शन सी था, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। आगे बढ़ेंगे। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, हम जब बोल रहे थे ना कि हम स्टेट, देखो इंडिया को टुकड़ों में बांटेंगे उनकी लैंग्वेजेस के बेसिस पे। अब देखो कुछ लोगों को लगा था कि अगर हम इंडिया को इस तरह से स्टेट्स में टुकड़ों में बांट दें, क्योंकि उनको स्टेट्स लाइक उनके लिए टुकड़ा था, अगर हम इंडिया को टुकड़ों में बांटेंगे तो सब कुछ लोग जो है ना वो यूनिटी के साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा मेजर उनकी थिंकिंग थी। बट अगर हम देखेंगे तो स्टेट्स में बांटना इंडिया को अब बहुत फायदा दे रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united। बिल्कुल, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगा कि शायद इनकी बातें सच हो सकती है जो हमारे अभी नेशनलिस्ट फियर कर रहे हैं, बट बाद में उन्होंने आके देखा कि उनका डिसीजन सही था। स्टेट्स में डिवाइड करने से लोग ना अपनी लैंग्वेज को प्राइडली, मतलब अपनी लैंग्वेज के प्रति प्राइड महसूस करते हैं। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। बिल्कुल, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहाँ पर ईजी कर दिया गया है। यहाँ पर एक फोटो दिखाया गया है जहाँ पे इंडिया बिफोर पार्टीशन दिखा है, इंडिया आफ्टर पार्टीशन दिखा है। सभी लोगों को पता है पाकिस्तान अलग हो गया था, नेपाल भी था, बांग्लादेश भी था, धीरे धीरे नहीं, हाँ नेपाल नहीं था बिफोर पार्टीशन, एंड हमारा पाकिस्तान एंड हमारा बांग्लादेश भी था। बट फिर हमको पता है वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल वो अलग हो गए थे, जिसके कारण बांग्लादेश हमारे इंडिया से अलग हो गया था। पहले हाँ, भूटान भी पहले नहीं था। लिंग्विस्टिक पॉलिसी बहुत अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर का बनता है। लिंग्विस्टिक पॉलिसी को एक्सप्लेन करो, क्यों बनी, काय के लिए बनी, पहले कैसी थी, बाद में कैसी थी। बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे। तो हमारे इंडिया में मेजर है ना कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी जो पहले जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हिंदी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? इसका सीधा सीधा आंसर है श्रीलंका का केस देख लो। श्रीलंका में सिन्हला भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया, जबकि वहाँ पे तमिल लोग भी थे जो तमिल बोला करते थे। उन लोगों को बुरा लगा, हमारी भाषा की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। दैट इज़ वाई इंडिया में जहाँ पर इतनी सारी लैंग्वेजेस है, वहाँ पर एक हिंदी भाषा जो कि भली मेजॉरिटी 46.33 लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, इसलिए फिर भी हम हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा उसको नहीं दिया गया। इसलिए हमने राष्ट्रभाषा नहीं राज्य भाषा बनाई गई, यानी कि नेशनल लैंग्वेज बनाई गई। नेशनल लैंग्वेज हमारी इंडिया की हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि इन 2 तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी। A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to anyone language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is mother tongue of about 40% भी नहीं, अब तो 46.33 हो गया है। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Thus, we have 2 official languages जो है हमारी हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी के अलावा हमारे यहाँ 21 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। हिंदी के अलावा 21, यानी हिंदी को जोड़ के 22 हो जाएंगी। तो हमारे इंडिया में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी जो है ना वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी वन लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज, जैसे मैंने बता दिया। A candidate is an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of languages recognized by the constitution। बिल्कुल, अगर आपको कोई भी परीक्षा देनी है तो आप इन 22 लैंग्वेजेस में कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हो जिसमें आपको उस एग्जाम को देना है। ये सारी की सारी जितनी भी हमारे इंडिया में मेनली एग्जाम्स कंडक्ट होती हैं एट द नेशनल लेवल, वो सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस में इन एग्जाम्स को कंडक्ट करती हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बिल्कुल, स्टेट्स की खुद की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी होती है, गुजरात की गुजराती, वैसे वैसे। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्कुल, गवर्नमेंट का जो काम होता है ना वो यही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश पे चलता है।
केस ऑफ 1965 बहुत बढ़िया केस था। 1965 में क्या हो गया था, उस समय लोगों को अभी भी ब्रिटिशर्स से बहुत चिढ़ थी। ब्रिटिशर्स जो भी अपने साथ लेकर आए ना, उनको इंडिया में कुछ भी नहीं रखना था। तो एक और चीज, ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए थे इंडिया में, इंग्लिश भाषा। तो लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, उनकी भाषा भी यहाँ रख के क्या करेंगे, इंग्लिश को भी दफा कर दो। बट इंग्लिश भी इसी के कारण, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज स्टॉप इन 1965। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश भाषा का यूज गवर्नमेंट के किसी भी काम में बंद कर दिया इन 1965। बट जो हिंदी नहीं बोलते थे, तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका वाला रीजन जो था ना, वहाँ इंग्लिश बोली जाती थी, समझी भी जाती थी, एंड वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी। मतलब वो लोगों को सिर्फ इंग्लिश समझ आती थी, हिंदी नहीं आती थी। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट है, उधर भी स्टेट गवर्नमेंट है। अब अगर वहाँ पर हिंदी में सब कुछ उनको आएगा कि किस तरह से सब कुछ करना है, तो वो कैसे समझेंगे बेचारे। तो वो लोगों ने आवाज़ खड़ी करी, एंड इतना, कभी तमिलनाडु जो था जहाँ पे बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर तो ये जो केस था ना, ये थोड़ा वॉयलेंट फॉर्म ले लिया। वॉयलेंट आप सभी को पता है, लोग हिंसा पे उतर आए कि हमको हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज करो। दैट इज वाई रिजल्ट क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ कर दी, भाई हमको वायलेंस नहीं चाहिए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुपचाप हाँ कर दी और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। बिल्कुल, बहुत लोग सोचेंगे कि इससे इंग्लिश की फेवर हो रही है, ऑफकोर्स सोचना ही पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट फिर भी हिंदी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। बिल्कुल, भले गवर्नमेंट प्रमोशन करती है हिंदी बोलने का, बट वो फोर्स नहीं कर सकती किसी भी स्टेट को हिंदी का यूज़ या फिर हिंदी का यूज़ करने का। हाँ, द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प द कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। बिल्कुल, श्रीलंका में उन लोगों ने बोल दिया था सिनिला ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिनिला बोलो, सिनिला फैलाओ, उसका प्रचार करो। दैट इज़ वाई लोगों को पसंद नहीं आया, तमिल लोगों ने कर दी सिविल वॉर। बट अगर हमारे इंडिया में भी, तमिलनाडु में वॉयलेंस शुरू हो गया था, इंडिया को पता था श्रीलंका में क्या हुआ है, इसलिए इंडिया में ना हो जाए। दैट इज़ वाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई एंड इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। और यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जहाँ पर लिखा गया है कि अलग अलग स्टेट्स में कौन सी भाषा बोली जाती है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारे इंडिया में। असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इतनी 22 भाषाएं हैं हमारे इंडिया में। बट आपको इनका कोई भी रेशो नहीं याद करना कि कितने परसेंट कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, मेनली आप हिंदी वाला परसेंट याद कर सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। सेंटर और स्टेट रिलेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कैसे रिलेशंस थे, ये आपको देखने की एकदम ये देखना है। तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी पे कोई ना कोई जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो राज करेगी। तो मेजरली पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ए पार्टी राज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कोई बी पार्टी। तो अब जैसे कि ए पार्टी ने बी पार्टी को कुछ काम दिया, अब ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों पार्टीज जो है वो राइवलरीज हैं, तो वो कैसे बात मान लेगी एक दूसरे का। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को नहीं सुनते थे। तो क्या करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, धीरे धीरे कोशिश करती थी उसको कोई ना कोई गलत काम करके स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से हटा देती थी और अपनी ही पार्टी का कोई वहाँ पर सदस्य को रख देती थी। ऐसा पहले होता था, जैसे इंडिपेंडेंस आ गई थी ना, वैसे ये सारे काम होते थे। बट आफ्टर दैट जब गवर्नमेंट ने ये देखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स बनाई अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि ये जो है ना वो राइवल पार्टीज को अलग जो कर देते थे और अपनी ही पार्टी का कोई आदमी बिठा देते थे स्टेट की जगह, तो वो नहीं कर सकते। शॉर्ट में बता देता हूँ वापस से, समझ लो सेंट्रल में कोई ए पार्टी का आदमी है एंड स्टेट में कोई बी पार्टी का। ऑफ कोर्स अब दूसरी पार्टी है, तो सेंटर जब स्टेट को कुछ भी काम देगी तो करने से पहले हिचकिचाएगा और अपने अपने बहाने बनाएगा। दैट इज वाई ये सेंट्रल को पसंद नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ करके अपने टेढ़े मेढ़े या फिर गलत काम करके स्टेट पार्टी से स्टेट गवर्नमेंट से उस पार्टी को हटाकर अपनी ही पार्टी का बंदा बिठा देगी, ताकि उन दोनों के बीच में रिलेशन भी बढ़िया रहे, बाकी तो सब चलता रहेगा। रेस्ट्रिक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस कैन स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या होता था, एक ही पार्टी रूल करती थी सेंटर एंड स्टेट पे। बहुत अच्छे से बताया गया है, पहले एक ही पार्टी होती थी सेंटर एंड स्टेट पे। दिस मेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट। बिल्कुल, बट फिर स्टेट के पास स्टेट पार्टी भी, अगर देखो अगर
सेंटर एंड स्टेट पे दोनों सेम पार्टी रूल कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती, क्योंकि जो भी ऊपर से ऑर्डर आएगा उनको मानना ही पड़ेगा। द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट विच वॉज रूल्ड इन डिफरेंट पार्टी। बिल्कुल, बट मैंने अभी समझा अच्छी तरीके से दूसरा केस, अगर दूसरी पार्टी आ जाती थी तो उनकी पावर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी। दोज डेज में क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से, ये बोली यहाँ पर लाइन लिखी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पार्टी का पावर का मिसयूज करते थे एंड डिसमिस कर देते थे स्टेट गवर्नमेंट को, जो राइवल पार्टीज की होती थी। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, बट ये फेडरलिज्म को स्वीकार नहीं था। जिसके कारण अब उन्होंने ये बचाने के लिए क्या करा, तो 1990 मतलब 1947 को आज़ाद हो गए थे, तो 1947 से 1990 तक ये चलता था, बट 1990 के बाद हमने चेंज लाए। क्या चेंज लाए? राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगेन एट द सेंटर। धीरे धीरे सेंटर पे कोलिशन गवर्नमेंट बैठने लग गई। अब देखो, समझ लो सेंटर पे कोलिशन गवर्नमेंट है, पार्टी ए और बी दोनों की। अब पार्टी ए भी है, बी भी है, दोनों सेंटर पे। अब अगर स्टेट में पार्टी बी है ना, तो अब वो कैसे हटाएगा, क्योंकि ए और बी पार्टी दोनों राज कर रही है सेंट्रल पे। अब अगर ए पार्टी बोल रही है कि स्टेट पे से बी हटा दो, तो क्या बी पार्टी उसको करने देगी? ऑफ कोर्स नहीं करने देगी। दैट इज वाई कोलिशन पार्टी ने ये रोका। अब फिर उसके बाद आओ, since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into alliance with many parties, including several regional parties to form a government on the center। बिल्कुल, सेंटर पे अपना गवर्नमेंट का हिस्सा बनाने के लिए सब कोलिशन पार्टी बना लेते हैं। किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई भाई, पॉइंट्स में आ रही है सबको। दैट इज वाई 2 से 3 पार्टीज मिलकर अपना खुद का कोलिशन बना लेती हैं एंड वहां पर सेंटर पे राज कर लेते हैं। दिस वॉज इवन सपोर्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या करा, उन्होंने उसको और डिफिकल्ट बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि अब वो स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल भी डिसमिस नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना और मुश्किल बना दिया। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government। इसके कारण बेचारी स्टेट गवर्नमेंट साफ मतलब खुशी खुशी रह रही है, जो बनी वही रहेगी, कोई भी उसको डिसमिस नहीं करता। आप सब खुशी खुशी रह रहे हैं फेडरलिज्म में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है अलायंस एंड कोलिशन का डिफरेंस समझना। देखो, अलायंस भी होता है कि 2 से 3 पॉलिटिकल पार्टी मिल गई, एंड कोलिशन भी होता है 2 से 3 पॉलिटिकल पार्टी मिल गई। बट द मेजर डिफरेंस इज दैट अलायंस जो है ना, इलेक्शन के पहले ही बना लेते हैं। अगर इलेक्शन के पहले ही 2 से 3 पार्टियां मिल गई तो वो अलायंस होता है, एंड जब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया है, बट किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, तब 2 से 3 पार्टी जब मिलेगी तो वो कोलिशन कहलाती है। अलायंस के बहुत अच्छे एग्जांपल एनडीए, यूपी और एलए। एनडीए हमारी बीजेपी ही है और यूपी हमारा कांग्रेस है, और कोलिशन में भी हमारी जो है अलग अलग पार्टीज होती हैं। आगे आओ, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया बहुत बढ़िया टॉपिक है। अभी हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है एंड लोकल गवर्नमेंट होती है। तो देखो, कुछ कुछ कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है, बट इंडिया की पॉपुलेशन इज सो बिग, दैट इज वाई हमको लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ी। अब लोकल गवर्नमेंट है तो उसको पावर भी चाहिए पड़ेगी, तो अब उसको पावर कौन देगा? उसको पावर देगी स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर ले लेते हैं और उसको लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो वो कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या? स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली, लोकल गवर्नमेंट को दे दी, यही है डिसेंट्रलाइजेशन। बस इससे इजी और कोई नहीं बता पाएगा। अ वास्ट नेशन एज इंडिया कैन नॉट रन ओनली 2 टीयर्स। बिल्कुल, इतना बड़ा नेशन है इंडिया, वो 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट से कैसे रन करेगा? स्टेट्स इन इंडिया आर हाईली पॉपुलेटेड एंड आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। बहुत डाइवर्स है हमारे स्टेट्स। हम मध्य प्रदेश को देख लो, कितना डाइवर्स है हमारे यहाँ, बहुत सारे टाइप ऑफ लोग हैं। इनफैक्ट अगर आप हमारा छत्तीसगढ़ वाले एरिया में जाओगे तो आपको तो ट्राइबल लोग भी मिल जाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश में माउंटेनियस रीजन्स भी है, हमारे नर्मदा वो तापी वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे हमारे रेनफील्ड इलाके में बहुत ट्राइबल लोग मिल जाएंगे आपको। This is the rationale for decentralization of power, thus resulted in the third tier of government called local government। देखो, अब सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत पे राज कर रही है, एंड हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतने से इलाके पे राज कर रही है। एंड देन आती है हमारी, अब इतने से अगर कोई डॉट, तो ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट देख पाएगा, ना ही लोकल गवर्नमेंट, सॉरी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इतने से कोई गाँव में क्या चीज़ और क्या परेशानी आ रही लोगों को, ये लोकल गवर्नमेंट ही देख सकती है।
दैट इज़ वाई हमको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की आवश्यकताएं पड़ी। तो डिसेंट्रलाइजेशन की डिफाइन आ गई, तो क्या लिखोगे? व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने बोला था इससे ज़्यादा आसानी से कोई नहीं बता पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा सबसे पहले आता है यूनियन गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। अब हमको ध्यान देना है लोकल। अब बहुत देर से अपने सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल देख लिया, अब हमको लोकल पे ध्यान देना है। लोकल गवर्नमेंट में आती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसमें अर्बन में आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। अगर बहुत छोटा सा सिटी है तो नगर पंचायत होगा, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो म्यूनिसिपल काउंसिल वहाँ पर होगी, जैसे हमारे उज्जैन में है, ठीक है। एंड अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो होगी जब बहुत ज़्यादा ही बड़ी सिटी हो जाएगी। रूरल एरियाज में हम देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत सबसे छोटी होती है, इंटरमीडिएट पंचायत उससे थोड़ी बड़ी होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत सबसे बड़ी होती है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करा गया, उसके क्या कारण थे, वो हमको देखना है बेसिक आइडिया में। लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सॉल्व्ड एट लोकल लेवल, बिल्कुल जो इतने सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आते हैं वो लोकल लेवल पर ही आते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट ही उसको सॉल्व कर सकती है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप ही लोग जानते हो। दैट इज वाई लोकेलिटीज में जो है ना पीपल को बहुत अच्छे से जानकारी होती है उनकी प्रॉब्लम्स की। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशियंटली। At the local level, there is direct participation of people in decision making, which helps to include a habit of democratic participation. बिल्कुल इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बिल्कुल 1992 से पहले की कंडीशन क्या थी? Several attempts were made to decentralize power of the level of to the level of villages and towns। बिल्कुल 1992 के पहले भी डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया शुरू हो गया था, बट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स जो थी ना वो लोकल गवर्नमेंट पे नहीं बैठी, मतलब नहीं दी जा रही थी, मतलब ढंग से कहीं कहीं ग्राम सभा नहीं लगती थी एंड कहीं कहीं ग्राम पंचायत अभी भी इंस्टॉल नहीं हुई थी, वहाँ पर उनका आना अभी भी बचा हुआ था। मतलब ढंग से डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से पहले नहीं हुआ था। 1992 के बाद क्या हुआ वो देखेंगे आप बाद में, मतलब आने वाला है। पंचायत एंड विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स, बिल्कुल, बट वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, देखो ढंग से रेगुलरली इलेक्शंस नहीं होते थे पहले। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, बताओ उनके पास खुद की पावर नहीं थी। Thus, there was very little decentralization in effective terms. But 1992 में क्या हुआ, एक मेजर स्टेप ली गई थी टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड करा था खुद को, अमेंड यानी चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ बेटर आउटकम, टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। बहुत अच्छे से उसको और पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाने के लिए चेंजेस लाए गए थे। क्या क्या चेंजेस लाए गए थे? 5 चेंजेस लाए गए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। या फिर ये चेंजेस नहीं, इसके बाद हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन था ना वो थोड़ा मतलब लोकल गवर्नमेंट कुछ इस टाइप से आ गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 मार्क का क्वेश्चन है। How it is now it is constitutionally mandatory to hold regular elections of local government bodies, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट में। सेकेंड, सीट्स जो है ना वो रिजर्व कर ली जाएगी पहले से ही ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड एंड दी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। बिल्कुल शेड्यूल का SC ST OBCs के लिए पहले से ही सीट्स रिजर्व की जाएगी। एटलीस्ट जो 1/3 सीट्स होगी ना वो विमेन मेंबर्स के लिए रिजर्व रहेगी। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। बिल्कुल हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो शहरों में तो ढंग से इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं वो ये देखता ही है, साथ ही साथ अब उसको विलेज लोकल इलेक्शन ढंग से हो रहे हैं कि नहीं ये भी ढंग से देखना पड़ेगा उनकी फंक्शनिंग को। The state governments are required to share some power and revenue with the local government bodies। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अपनी जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करनी है। अगर नहीं करी तो कॉन्स्टिट्यूशन है और जुडिशरी है ही डांट लगा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट पनिशमेंट दे देगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ अभी अच्छे से नहीं आने वाला और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको समझना पड़ेगा कि लोकल गवर्नमेंट
किस तरह से काम करती है? मेनली लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड उसके ऊपर जिला परिषद। ग्राम सब पंचायत के साथ साथ एक ग्राम सभा, एक छोटा सा सब टॉपिक भी आता है। मेजरली ध्यान रखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, ये 3 नाम रट जाने चाहिए। अब पहले देख लेते हैं ग्राम पंचायत को। सारी की सारी विलेजेस में ना, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स एज अ ग्राम पंचायत, सारी की सारी विलेजेस के पास ग्राम पंचायत होती है। डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये, जहाँ पर बहुत सारे सेवरल मेंबर्स होते हैं। सारे मेंबर्स को पंच बोला जाता है, इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको सरपंच बोला जाता है। मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और एडल्ट पॉपुलेशन मेनली यहाँ पर वोटिंग करती है। अब ग्राम सभा क्या होती है? अब ग्राम पंचायत ही कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करता है एंड ग्राम सभा लगती है 5-6 विलेजेस की। ग्राम पंचायत एक ही विलेज में हुई एंड वहां के समझ लो 100 मेंबर्स थे, ठीक है। इसमें से भी इलेक्ट हुए 10 मेंबर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब 6-6 गांव आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अब 6 गांव अपने 10-10 मेंबर्स को भेजेगा, यानी टोटल 60 लोग आएंगे ग्राम सभा में। अब यहाँ करेंगे क्या भाई? वो पूरा ओवरऑल डिस्कशन करेंगे सारे गाँवों का कि किस तरह से काम चल रहा है ग्राम सभा में। आप सबके सब डिसीजन लेंगे, मतलब डिसीजन नहीं लेंगे, वर्क करेंगे। मेंबर्स जो है ना, सबके सब वोटर्स होते हैं विलेज के। मीट एट लीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ ईयर, या तो एक साल में दो बार या फिर 3 बार बैठेगी ग्राम सभा टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। बिल्कुल, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, सब अपने अपने रिव्यू भी करते हैं कि किस तरह से ग्राम पंचायत में काम चल रहा है। ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत की ये मेजर डिफरेंस से पूछे नहीं जाते, बट ये आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर गिवन है। अब मैंने क्या बताया था? 3 बता दिए थे। सबसे नीचे आता है हमारा ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आता है पंचायत समिति, उसके ऊपर आता है जिला परिषद। बस ये 3 है, हमको अच्छे से याद रखने हैं। ग्राम पंचायत समझा दिया, एक गांव में होती है, सब मेंबर्स बैठते हैं, बातें करते हैं, डिसीजन लेते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गांव। ये डिसीजन जो मेंबर्स होते हैं उनको पंच बोलते हैं, इनका हेड जो है वो सरपंच कहलाता है। अब बहुत सारे गांव की ग्राम पंचायत के लोग जब एक जगह मिलते हैं तो वो ग्राम सभा कहलाती है। सब अपने अपने गांव की बारे में डिस्कशन करते हैं। अब आओ पंचायत समिति के ऊपर। अ फ्यू पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति। कितना अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आप कुछ पंचायतों को मिला दें तो वो पंचायत समिति बन जाती है, या फिर उनको ब्लॉक या फिर मंडल भी बोला जाता है, ठीक है। The members of this representative body are elected by all the पंचायत members in that area। अब मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत में 100 मेंबर्स हो गए। अब सोचो 6 गांव हैं, 6 गांव ने मिलकर पंचायत समिति बनाई तो उसमें 600 मेंबर हो जाएंगे। बट अब 600 मेंबर की पंचायत समिति नहीं बैठ सकती, इसलिए उन 100 मेंबर्स जो एक गाँव के, उसमें से भी मेंबर्स इलेक्ट होंगे। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये सब साथ में आ गए तो वो जिला परिषद बन जाएगा। देखो, ग्राम पंचायत है, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिल गई, पंचायत समिति मिल गई, बहुत सारी पंचायत समिति मिल गई तो हमारी जिला परिषद बन जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जिला परिषद ऊपर होती है, सबसे ऊपर अपेक्स होती है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं एमपीज, एमएलएस एंड ऑल द अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ अर्बन एरियाज में देख लो। अर्बन एरियाज में क्या होती है? मेनली पहले एक तो ग्राम पंचायत होती है, बट ग्राम पंचायत जो मेजरली ना वेलफेयर के लिए और सारी जो क्या बोलते हैं, जितने भी बेसिक जो चीज़ें होती है सिटी में वो जो भी बेसिक चीज़ें होती है ना कोई शहर में, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है ग्राम पंचायत। उस पर ध्यान नहीं देना है। मेजर आपको ध्यान देना है म्यूनसिपल काउंसिल पे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे। म्यूनसिपल काउंसिल को म्यूनसिपैलिटीज़ भी बोल दिया जाता है, तो ये टाउन्स में लगती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े बड़े शहरों में लगती है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज, इलेक्ट करा जाता है इन लोगों को। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी। बिल्कुल, म्यूनसिपैलिटी का हेड कौन? म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन? मेयर। एंड हमारा ग्राम पंचायत का हेड कौन? सरपंच। ये 3 चीज़ें तो याद रख लो, एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट हुई है। वापस से, म्यूनसिपैलिटी का हेड म्यूनसिपल हमारा चेयरपर्सन, म्यूनसिपल कोऑपरेशन का हेड मेयर, एंड हमारा ग्राम पंचायत का हेड हमारा कौन था? वो सरपंच, ठीक है। ये 3 चीज़ें अच्छे से याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू में आती है। अब इसके बाद कंक्लूजन है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। इसके बाद तो चैप्टर खत्म होने ही वाला है। इसी के एक सेकेंड, इसके बाद क्या था? हाँ, इन चैप्टर कार्टून्स थे। वापस से एक बार मैं आपको लोकल गवर्नमेंट रिवाइज करा देता हूँ, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है।
अब पहले अर्बन बताएं कि रूरल वाला पहले बता देते हैं। इसमें होती है पहले ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक पर्टिकुलर गांव की होती है, एंड जब बहुत सारी ग्राम पंचायत साथ में आ जाती है तो वो पंचायत समिति बन जाती है। बहुत सारी पंचायत समितियां साथ में आ जाती है तो जिला परिषद बन जाती है। अब अर्बन में आओ, अर्बन में मेजरली 3 होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कोऑपरेशन एंड ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मेनली वेलफेयर देखी जाती है पूरे सिटी की, उस पर ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ नाम याद रखना ग्राम पंचायत। बट क्वेश्चन आएगा म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। क्या क्वेश्चन आएगा? म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों के लिए होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों के लिए होती है। म्यूनिसिपल काउंसिल का हेड कौन? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन? मेयर। बस इतना याद रख लो, काफी है लोकल गवर्नमेंट के लिए। अब आओ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में पूरा पूछ लिया जाएगा, मेरिट्स बताओ डिसेंट्रलाइजेशन के, डीमेरिट्स बताओ डिसेंट्रलाइजेशन के। अगर आपने लोकल गवर्नमेंट बनाई तो उसके क्या फायदे होंगे? पहला तो ये लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट करा गया था इंडिया में, सारी की सारी डेमोक्रेसीज में लोकल गवर्नमेंट नहीं होती है। अब 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में। सोचो, हम पहले तो इलेक्शन करते ही हैं फॉर द मेन पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए तो इलेक्शन होता ही है, बट हमने जैसे डिसेंट्रलाइजेशन करा, लोकल गवर्नमेंट बनाई, तो 36 लाख और पोस्ट मिल गई हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में। तो सोचो कितना वेलफेयर हुआ हमारे यहाँ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प डीपन द डेमोक्रेसी। बिल्कुल विमेन का रिप्रेजेंटेशन मिला, और कहीं पर आपको 1/3 ऑफ सीट रिजर्व नहीं मिलेगी विमेन के लिए, बट लोकल गवर्नमेंट में हमेशा 1/3 ऑफ सीट्स जो है ना विमेन के लिए रिजर्व रहती। ये पहली चीज है जो हमारे यहाँ विमेन के लिए रिजर्व करी गई है। डीमेरिट्स देख लो भाई। वेल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा इलेक्शंस आर नॉट रेगुलरली हेल्ड। ग्राम सभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना वो बिल्कुल रेगुलरली हेल्ड नहीं होते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल अब हमारा डिसेंट्रलाइजेशन तभी होगा जब स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर देगी, बट अगर वो उसको पावर नहीं देगी तो हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ढंग से नहीं चलेगा। लैक ऑफ एजुकेट रिसोर्सेज, बिल्कुल हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती है। Hence there is a long way to achieve the ideas of local self government, यानी कि अभी बहुत टाइम लगेगा लोकल गवर्नमेंट को बनाने में। इन चैप्टर कार्टून्स में 5 मिनट बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अलग अलग स्टेट्स को पावर दे रही है, ये पावर बांट रही है, और जितनी भी स्टेट्स है ना वो भीख मांग रहे हैं। इस कार्टून में फिर हमको यही मेनली दिख रहा है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है ना वो बेचारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भीख मांग रही है कि हमको दे दो। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी दिख रही है जो मेन वहाँ की हेड है, एंड ये सभी लोगों को पावर दे रही हैं। पेरिल्स ऑफ रनिंग कोalition गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको हमारे इनका नाम मैं भूल कर कोई बात नहीं, ये बीजेपी के हेड थे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये गद्दी पे बैठे हैं ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। मतलब ये सारे लोगों ने इनके साथ मिलकर इनको ये गद्दी दी है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं। लोकेट द फॉलोइंग सिटीज, ये आप तो स्टेट्स मार्क कर सकते हैं पॉलिटिकल मैप पे। आइडेंटिफाई एंड शेड 3, ये भी आप कर देना। अदर देन फेडरल कंट्रीज आपको बात बतानी है, तो आपकी रशिया हो जाएगी, बेल्जियम हो जाएगी, एंड हमारी कौन सी यूएसए। पॉइंट आउट फीचर एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर, जो ये बेल्जियम से सिमिलर है। बेल्जियम से सिमिलरली कि हमारे पास भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, एंड जो बेल्जियम से अलग है, एक फीचर जो हमारे पास बेल्जियम से अलग है कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी है जो बेल्जियम के पास नहीं है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी वन? फेडरल गवर्नमेंट के पास सेंटर, स्टेट एंड लोकल तीन गवर्नमेंट्स होती है, बट यूनिटरी गवर्नमेंट में से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1922। पहले इलेक्शन ढंग से नहीं होते थे, अब इलेक्शन ढंग से हो रहे हैं। एंड पहले जो था ना वहाँ पर पावर्स जो थी ना स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को नहीं देती थी, बट जैसे 1992 के बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद कर लेना। 7th पे आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 8th क्वेश्चन में आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ पर भी हमारा जो डिफेंस है ये हमारा पूरा का पूरा कंट्री का काम होता है, तो ये हमारी यूनियन लिस्ट देखती है। पुलिस, स्टेट एग्रीकल्चर, स्टेट एजुकेशन, आई थिंक सो एजुकेशन के लिए हमारा कॉन्करेंट लिस्ट था। बैंकिंग के लिए हमारा यूनियन, फॉरेस्ट के लिए हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि फॉरेस्ट एग्रीकल्चर हमारा स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। कम्युनिकेशन के लिए वापस से यूनियन, ट्रेड के लिए हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। मैरिजेस के लिए वापस से अगेन कॉन्करेंट लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन किसके लीडर्स होते हैं। नहीं, यहाँ पर अलग अलग कौन सी गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट चलाती, तो बिल्कुल
इनकरेक्ट कौन सा मैच है? लोकल गवर्नमेंट रेसिड्यूरी लिस्ट पावर्स को नहीं मैनेज करती, सेंट्रल गवर्नमेंट करती, ये इनकरेक्टली मैनेज्ड है। तो और यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है मेयर, यानी 3 का डी है, 3 का डी इन दो ऑप्शंस में दिख रहा है, यानी बी और सी में से होगा। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? बहुत अच्छे से याद देखो, मैंने पीछे जो अभी बोला था आएगा और पीछे ये बैक एक्सरसाइजेस में दिया हुआ है, उसका होता है सरपंच, यानी 3rd का और 4th का हमारा बी है, तो 4th का बी 3rd का डी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर है एंड बी ओनली। इसी के साथ आई थिंक सो ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए। चैप्टर थोड़ा टफ था। फेडरलिज्म ऑफ कंट्री, मतलब गवर्नमेंट में किस तरह से पावर शेयर होती पहली बार आया। मेन क्वेश्चंस आने वाले हैं फेडरलिज्म की डिफाइन, लोकल गवर्नमेंट ठीक से करके जाना है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा। डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट से, उसके पहले आपको होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर का डिफरेंस अच्छे से करके जाना है। यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट का डिफरेंस अच्छे से याद करके जाना है। लैंग्वेजेस के मतलब किस बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी से क्या वायलेंस खड़ा हुआ था 1965 में, वो याद रखना है। मेजरली इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। कुछ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इन दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो ताकि वो भी पढ़ सकें इस वीडियो से। एंड वापस से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।